नमस्कार। वाराणसी उत्तर प्रदेश से मैं धर्मेंद्र कुमार राय अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, थंबनेल के माध्यम से नीचे देख ही रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेहद इम्पॉर्टेंट और बेहद डिस्प्यूटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे। और वो टॉपिक आप जान ही रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति संविधान के अनुसार क्या है। ये चर्चा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हैं और विधि के विद्वान जो हैं, जो लोग अपने आप को लॉ के जानकार और कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार समझते हैं, ऐसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पोजीशन को लेकर भिन्न भिन्न ओपिनियन रखते हैं। तो भिन्न भिन्न जब ओपिनियन रखते हैं तो उनकी क्या क्या ओपिनियन होगी, यानी कुछ लोग उसे बहुत पावरफुल समझते हैं, कुछ उसे बिल्कुल खिलौना समझते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। उससे पहले कुछ बातों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। आप देख रहे हैं कि अनअकैडमी जुडिशियरी जो है, वो जुडिशियरी अनअकैडमी जो है जुडिशियरी की प्रिपरेशन भी करा रहा है। और उस पर दो प्रकार के क्लासेस चलते हैं, स्पेशल क्लासेस जो कि आपके फ्री में उपलब्ध होते हैं, और एक होती है प्लस क्लासेस जो कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उपलब्ध हो पाते हैं। और प्लस क्लासेस का फायदा ये होता है कि आप जो है वो सारे कोर्स, चाहे किसी भी पीसीएस स्टेट के पीसीएसजे का, उसके लिए क्रैश कोर्स चलता रहता है, स्पेशल बैच चलता रहता है, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस में आपको भी फिर भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन वो लिमिटेड होती हैं, वो सारी क्लासेस तक एक्सेस नहीं हो पाती आपकी। और अनअकैडमी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि खुद को आप घर बैठे देश भर के एस्पिरेंट के साथ खुद को कंपेयर कर पाते हैं। और बिल्कुल आप घर बैठे ऐसा कर पाते हैं। तो फिलहाल इस स्थिति में आप जानते ही हैं कि आप कोविड से भी अपने आप को और अपने परिवार को बचा पाते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या हैं आप देख ही रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे: बेस्ट एजुकेशन से आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती रहती हैं, टेस्ट लाइव होते रहते हैं, क्विज होते रहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। और आप जान रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर कुछ लोगों के नाम दिखाई दे रहे होंगे जो अनअकैडमी के जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके बेस्ट एजुकेटर। और इनमें से किसी के द्वारा भी या सबके द्वारा आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या सब्सक्रिप्शन हम अगर किसी एक टीचर के नाम से लेते हैं तो क्या हम सिर्फ उसी से पढ़ पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्सक्रिप्शन आप किसी के माध्यम से भी लेंगे, आपकी एक्सेस सभी कोर्स तक होगी और सभी टीचर तक होगी। जिस टीचर का आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, आप उससे उस पढ़ाई को कर सकते हैं। और ये आप कुछ सुविधाएं और भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि अनअकैडमी के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। घर बैठे पढ़ाई हो सकता है, प्रैक्टिस टेस्ट है, बैच कोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, और आपको लाइव टेस्ट सीरीज होते रहते हैं। और आपकी पर्सनल समस्याएं भी जो हैं, लॉ से संबंध में कोई चीज़ नहीं आती तो आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं। और अनअकैडमी हमें ये भी सुविधा देता है कि जो कि T20 मार्क टेस्ट हो रहा है और जो 17 मई से शुरुआत हुई है इसकी, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सी डेट है और उसकी टेस्ट की टाइमिंग क्या है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच जो जून 2021 से एक साल के लिए चलेगा। और इस बैच की शुरुआत हो रही है 15 जून से। आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और इस कोर्स को ज्वाइन करने में राय लाइव इस कोड का प्रयोग करिए, और जिससे होगा कि आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी कोर्स में किसी भी माध्यम से अगर आप एडमिशन लेते हैं और इस कोड का प्रयोग करते हैं राय लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट हर हालत में मिलेगा। तो ये है आपका अनिल खन्ना एंड टीम के माध्यम से आपको 15 जून से एक कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी का बैच चल रहा है जो एक साल के लिए होगा। आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके अलावा आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो अनिल खन्ना टीम के द्वारा चलाया जा रहा है और वो 15 जून से चलेगा। दूसरी चीज जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन जुडिशियरी जो कि करण सांगवान और टीम के द्वारा चलाया जाएगा, वो 15 मई से चल रहा है। और एक जो है जो करण सांगवान और टीम के द्वारा चलाया जाएगा क्रैश कोर्स हरियाणा पीसीएसजे के लिए, वो मार्च 15 से चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में भी बताया था। ठीक है, तो किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेके उसका लाभ उठा सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के चार्जेस ये होते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि वो आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुन सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रॉय लाइफ इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि फीस में आपको 10% का डिस्काउंट हो जाए। तो ये है आपको आज के चीजों के बारे में जानकारी। और ये मैं हूं, मेरे बारे में भी थोड़ी सी चीजें जान लीजिए। और मेरे बारे में ये जानना है कि मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राय है। मैं अनअकैडमी पर पीसीएसजे की जो जुडिशियरी गोल है उसमें एक एजुकेटर के रूप में पढ़ा रहा हूं फिलहाल। और मैं राय जुडिशियल क्लासेस जो कि वाराणसी में चलता है, ऑफलाइन कोचिंग है, उसका मैं संचालक भी हूं, उसका डायरेक्टर हूं। और पिछले 8 से अधिक सालों से मैं इस फील्ड में टीचिंग कर रहा हूं। मेरी पढ़ाई बीएचयू से ही हुई है, एलएलबी, एलएलएम, बल्कि एलएलएम मैंने डबल एलएलएम किया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रुप से भी किया है, क्रिमिनल लॉ ग्रुप से भी किया हुआ है। उस पर्पज के लिए हमने 2 बार नेट भी क्वालिफाई किया और 2 ही बार नेट हमने दिया ही था, फिर दिया ही नहीं, जरूरत नहीं समझने, तो नेट भी क्वालिफाई किया। और जो है मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शन में बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट स्टेट में पीसीएसजे हो, एचजेएस हो, एपीओ हो और लॉ से जुड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सफलता पा चुके हैं। और अब है बारी आप लोगों की। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। और जैसा कि आज हम लोगों का टॉपिक था, हमने चर्चा की हुई थी, अब हम आते हैं अपने विषय पे। अपने विषय पे जैसा कि हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट जैसा कि मैंने बताया था अभी कि ये बड़ा डिस्प्यूटेड रहता है। कुछ लोगों की ओपिनियन ये होती है कि प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कुछ लोगों की ओपिनियन होती है कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, बल्कि वो सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही करता है और कुछ भी वो अपने दिमाग से नहीं कर सकता। तो एक तरीके से कहें तो प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों की कठपुतली होती है, या यूं कहें तो उसके हाथ का रिमोट से चलने वाला खिलौना है कि जैसा कहेंगे वैसा ही प्रेसिडेंट करे। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पढ़ते हैं तो उससे लगता है कि सारा काम इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ही करता है। जैसे आप जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के का अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट के गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? मतलब जितने भी ऊपर के पद हैं, सारे जो क्रीम हैं, जो हायर पोस्ट हैं, उसके जो अधिकारी हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। और यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप देखते हैं कि वो तीनों सेनाओं का हेड होता है। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्ट होती है। हम उतने प्रोविजन गिना नहीं सकते जो प्रोविजन उसको सबसे पावरफुल बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन। तो आखिर एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या है, उसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। कैसे? हवा हवाई नहीं बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की चर्चा करेंगे और उस प्रोविजन के हिसाब से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में पोजीशन उसकी क्या है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं उसके लिए? चलिए, तो पोजीशन जानने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले जैसे कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल
53 क्लास 1, हम बहुत सारा चीज लिखेंगे नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीज लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको मैं आपको ध्यान दिलाता रहूंगा। आर्टिकल 53 क्लास 1 ये क्या कहता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी वो प्रेसिडेंट में होगी, ठीक है, ये बात। उसके अलावा आप देखते हैं आर्टिकल 53 क्लास 2, यानी मिलिट्री पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। उसके अलावा आर्टिकल 74 क्लास 1 जो कहता है कि प्रेसिडेंट को एड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देगी उसके हिसाब से प्रेसिडेंट अपना काम करेगा। उसके अलावा 74 का क्लास नंबर 2 क्या कहता है? 74 का क्लास नंबर 2 ये कहता है कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को से लेनी चाहिए प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट ऐसी एडवाइस ले या ना ले, क्या उसका जुडिशियल स्क्रूटनी किया जा सकता है? मतलब कोर्ट उसको चेक कर सकती है? कहता है कि नहीं। 74 का क्लास 2 कहता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसके अलावा आर्टिकल 75 का क्लास 1 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। उसके अलावा आर्टिकल 75 का क्लास नंबर 2 ये कहता है कि जितने भी मिनिस्टर हैं वो अपने ऑफिस को तभी तक ऑफिस को होल्ड कर पाएंगे ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जब तक कि प्रेसिडेंट की प्लीजर होगी तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आर्टिकल 75 क्लास 3 ये बात कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिवली हाउस ऑफ द पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। ये इतने प्रोविजन जो हैं, इन्हीं प्रोविजन की हम लोग चर्चा करके, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की चर्चा करके, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के ओपिनियन जान के हम ये तय करेंगे कि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन। ठीक है, इतनी तो चीजें सफिशिएंट होंगी। फिर से मैं इन चीजों को एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं जो प्रेसिडेंट की स्थिति को स्पष्ट करते हैं, या यूं कहें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट की स्थिति को डिस्प्यूटेड बनाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 53 क्लास 1 की जो बात की गई है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी यूनियन की, एग्जीक्यूटिव पावर छोड़िए, लिखते नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी यूनियन की वो प्रेसिडेंट में, ठीक है। उसके अलावा हमने 53 बात की सैनिक शक्ति, माने जो तीनों डिफेंस फोर्स हैं उसका हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, 53 क्लास 2। 74 क्लास 1 ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और प्रेसिडेंट वही करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देगी। 74 का क्लास नंबर 2 कहता है कि उस पर एक अलग तरीके की बात करता है, कहता है कि भाई प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस ली कि नहीं, और ली तो क्या ली, इसकी किसी कोर्ट द्वारा जांच नहीं की जाएगी। उसके अलावा 75 का क्लास नंबर 1 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी और बाकी के मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा। 75 का क्लास नंबर 2 यहां तक कहता है कि सारे मिनिस्टर जो हैं वो तभी तक अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट की ऐसी प्लीजर होगी। ड्यूरिंग द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। और 75 का क्लास नंबर 3 ये कहता है कि सारी जो मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल वो लोकसभा के प्रति होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे प्रोविजन हैं जिसके आधार पर इसकी पोजीशन जो है डिस्प्यूटेड बनती है। अच्छा, और इस प्रोविजन के आधार पर ही, क्योंकि देखिए स्पेशली कौन कौन से प्रोविजन जो बहुत डिस्प्यूट में फंसाते हैं, 74 का क्लास नंबर 1 और 74 का क्लास नंबर 2। क्यों? क्योंकि वहां 74 के क्लास नंबर 1 के अंतर्गत कहा जाता है कि
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देगी उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है काम करेंगे। लेकिन 74 का तुरंत क्लास नंबर 2 इस पावर को छीन लेता है और ये कहता है कि नहीं, प्रेसिडेंट जो एडवाइस लिया कि नहीं लिया, इसकी जांच किसी कोर्ट के द्वारा नहीं की जाएगी। अब इन सब प्रावधानों को देखने के बाद जो है एलन ग्लेडहिल, ठीक है, एलन ग्लेडहिल, इन्होंने इसका स्टेटमेंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इन्होंने ऐसी आशंका व्यक्त की थी कि इस संविधान के, इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि प्रेसिडेंट को डिक्टेटर बना सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट अपने पर आ जाए तो वो इस प्रोविजन का लाभ लेते हुए वो डिक्टेटर बन सकता है। अब कैसे, उन्होंने कैसे, क्या याद दिलाया? उनका ये मानना था कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह की जरूरत होगी ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह ली कि नहीं ली, ये तो चेक ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 74 का क्लास नंबर 2 कहता है तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसके हाथ में होती ही है, वो इस पावर को या तो खुद या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के माध्यम से यूज कर सकता है। उसके अलावा हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। लोकसभा का विघटन कर सकता है। 85 आर्टिकल आपने देखा है, आर्टिकल 85 में हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व कर सकता है, विघटन कर सकता है। और जब हाउस ऑफ पीपल को का विघटन कर सकता है तो वो इस पर्पज के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 आपने पढ़ा ही है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब सेशन में ना हो लोकसभा, ठीक है। तो ये कर सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है? फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल आपने देखा है 359 पावर है प्रेसिडेंट के पास। और अगर इन सब काम को करने में कोई उसमें विरोध करता है, कोई विद्रोह करता है, तो भाई मिलिट्री पावर भी तो इसके पास रहेगी, मिलिट्री पावर भी है, और जो विद्रोह होगा उस विद्रोह को वो दबा भी दे। तो ऐसे प्रोविजन हैं जो एलन ग्लेडहिल की ओपिनियन थी कि प्रेसिडेंट जो है उस प्रोसीजर का, उस प्रोविजन का लाभ उठा के डिक्टेटर हो सकता है, जिसको हम कहते हैं तानाशाह हो सकता है। समझ रहे हैं कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है और साथ में उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की होती है आर्टिकल 53 क्लास 1 के अंतर्गत। 85 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व कर सकता है। उसके अलावा ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है 123 के अंतर्गत आर्टिकल, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, और अगर इन सब काम को करने से किसी प्रकार का विद्रोह होता है तो मिलिट्री पावर भी उसके हाथ में होती है, और मिलिट्री पावर से वो उस विद्रोह को भी दबा सकता है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से ग्लेडहिल ये बात कर रहे थे। क्यों ऐसा कर सकता है? क्योंकि सब आर्टिकल से ऊपर हो जाती है आर्टिकल 74 का क्लास नंबर 2, और वो क्या कहता है कि 74 का क्लास नंबर 2 ये कहता है कि सलाह क्या दी और दी कि नहीं, इसकी जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। यानी प्रेसिडेंट कह देगा कि हमने ओपिनियन ले ली है, सलाह ले ली है, क्या ली हम आपको बताएंगे थोड़ी ना, तो अब इसकी जांच ही नहीं की जाएगी। तो इस स्थिति का फायदा उठा के प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजों समझ में आ रही होंगी और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा हो। हाँ, लाइव हैं आप लोग, बहुत अच्छी चीज है। लाइव वाले थोड़ा बताएं कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने की वजह से आपके रिस्पांस कभी कभी लेट आते हैं, है ना। तो ये चीज हो जाती है। अब उसके बाद अब प्रश्न ये था, क्योंकि जिस आर्टिकल की मैंने चर्चा की कि आर्टिकल 74 का क्लास नंबर 2 जो है
यही सब पर भारी पड़ जाता है कि मनमाना काम करने की पावर उसको 74 ही देता है, 74 का क्लास नंबर 2। अब प्रश्न ये था कि क्या सच में ऐसा है, क्या प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है? तो ये एक चीज आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। SR बॉम्बई, नाम सुना होगा आप लोगों ने, SR बॉम्बई, बॉम्बई की केस है, SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारत संघ, ठीक है। ये 1994 की केस है, आप लोगों को पता होगा, बड़ी फेमस केस है, इसलिए आप लोगों को ये नाम तो जरूर याद होगा। तो SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो यही क्वेश्चन था कि क्या सच में प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो सलाह ली कि नहीं ली, उसको कोर्ट कुछ नहीं कर सकता उसमें। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एडवाइस का नहीं लिया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और एडवाइस क्या ली इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, और एडवाइस क्या मिली उसका भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। मैंने अभी बात कही थी ना, 74 का क्लास 2, 74 का क्लास नंबर 2 में यही बात थी। तो कोर्ट ने कहा कि एडवाइस जो है ली कि नहीं ली, या ली तो क्या ली, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 72 का क्लास नंबर 72 लिख दिया, गलती, सॉरी, 74 का क्लास नंबर 2 यही बात कहता है। लेकिन एडवाइस किस मटेरियल पर लिया गया, मटेरियल पर लिया गया, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब मटेरियल क्या हो गया, इसका मटेरियल क्या हो गया? कहने का मतलब यह है कि कोई चीज प्रेसिडेंट को करनी है, और प्रेसिडेंट को करनी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएगा तभी करेंगे। काउंसिल मिनिस्टर ने सलाह दी कि नहीं दी, ये तो चेक ही नहीं किया जा सकता, दी तो क्या दी ये भी चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि 74 का क्लास नंबर 2 का आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस मटेरियल का तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है ना, कि किस आधार पर ली गई सलाह, किस विषय में वो सलाह ली गई थी, क्या वो सर्कमस्टांसेस थी कि नहीं थी। अब जैसे मान लीजिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और उसके लिए उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह नहीं ली और कह दिया कि हमने सलाह ली हुई है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब इमरजेंसी अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर की गई है, तो उसमें से ये तो कोर्ट चेक कर ही सकता है ना कि क्या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए वो तीनों ग्राउंड में से कोई ग्राउंड था कि नहीं था। उसमें है ना कि 3 ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड पर किया जा सकता है, युद्ध यानी वार, बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, और सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रेबेलियन, यही 3 चीजें हैं। तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नेशनल इमरजेंसी इन तीनों कंडीशन में से कोई होगा तभी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो कोर्ट ये तो चेक कर ही सकती है ना कि क्या प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी का डिक्लेरेशन किया है, प्रोक्लेमेशन किया है, उस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए क्या वो सर्कमस्टांसेस थी या नहीं थी। तो इसका जुडिशियल रिव्यू तो किया ही जा सकता है, माने प्रेसिडेंट के एक्ट का जुडिशियल रिव्यू तो किया ही जा सकता है, भले ही उस एडवाइस का जुडिशियल रिव्यू न किया। समझ गए ना कि एसआर बॉम्बई में क्या कहा गया कि भाई एडवाइस का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन प्रेसिडेंट के किसी भी ऑर्डर का, किसी भी एक्ट का तो जुडिशियल रिव्यू हो ही सकता है। तो क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो रहना ही चाहिए कोर्ट के पास, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एसआर बॉम्बई की केस होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को लेक्चर 5 मिनट एक्स्ट्रा सुनना पड़ जाए, लेकिन कंप्लीट कर लीजिएगा तभी हटिएगा। हाँ, इसमें अब संविधान बनाने में डॉक्टर BR अम्बेडकर
ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब इसका नाम जो है, अरे इनके नाम को ऐसा तो कोई होगा ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ए सी जानने वाला व्यक्ति भी इनका नाम ना सुना हो। हर व्यक्ति इनका नाम जानते हैं। अब चलते हैं, हम ये देख लेते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या ओपिनियन रही है इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पोजीशन के संबंध में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, अब हम लिखेंगे नहीं इस पर। उन्होंने कहा था कि भारत का जो प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट जो है, इसकी वही पोजीशन है जो कि इंग्लैंड में एम्परर की है। ठीक है, इंडिया में भारत के प्रेसिडेंट की वही स्थिति है जो कि इंग्लैंड में वहां के सम्राट की है, और यहां का जो प्रेसिडेंट होता है वो इस कंट्री का हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। क्या कहा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रधान होता है, यानी कंट्री का हेड होता है, वो प्रशासक नहीं होता, यानी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। और इसलिए जो प्रेसिडेंट है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह माननी ही चाहिए। प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह माननी ही चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात ना? क्यों? क्योंकि एम्परर जो वहां का है, जो इंग्लैंड का सम्राट है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के अनुसार ही काम करता है। इसलिए बी आर अम्बेडकर ने कहा कि यहां भी वैसा ही होगा। क्लियर है ये बात कि भारत के संविधान में जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो कंट्री का हेड है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, और इस वजह से वो कोई भी काम करेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ही करेगा। तो ये ओपिनियन रही बी आर अम्बेडकर की। ये जानते ही हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब एक और आदमी जो कि बहुत संविधान बनाने में मेहनत किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, आप जानते हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति भी थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में। तो अब इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये प्रेसिडेंट को क्या कह रहे हैं, कि प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है। अगर इनकी बात करें कि प्रेसिडेंट की पोजीशन के संबंध में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए बाउंड करता है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट इंग्लैंड के एम्परर के जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य है, और वो वही करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। मेरी बात समझे? इन्होंने कहा, अब आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा स्टेटमेंट, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा पोजीशन के संबंध में कि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है जो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए बाउंड करती है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट इंग्लैंड के सम्राट की तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करेगा। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओपिनियन रही। अब आपको ये लग रहा होगा कि इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि बाउंड करता हो, तो आपको यह भी याद रहना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बात तब कही थी जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था। ठीक है ना? ये तो पहले ही कहा होगा ना, जब संविधान बना होगा उसी समय ये बात कहे होंगे। तो उन्होंने ऐसी बात कही कि ऐसा कोई प्रोविजन भले नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के सम्राट की तरह इनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी चाहिए। अब एक चीज और समझ लेते हैं, एक केस नोट कर लीजिए। एक केस बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, UN राव, UN राव वर्सेस श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये केस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस पोजीशन को और क्लियर करता है
UN राव वर्सेस श्रीमती इंदिरा गांधी की जो केस है वो इस बात से है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है आप लोगों से, चाहे आप जुडिशियरी की परीक्षा दे रहे हो चाहे जुडिशियरी की परीक्षा न दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन तो जीएस में भी आता है, पॉलिटी से क्वेश्चन, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। UN राव वर्सेस श्रीमती इंदिरा गांधी का जो केस है उसमें ये बात कही गई थी कि लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व नहीं होती, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए तब भी जीवित रहती। ठीक है, क्या कहा गया था इसमें कि लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व नहीं होता और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के पर्पज के लिए वो जिंदा रहता है और वो एडवाइस देता है। ठीक है, कहने का मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना कि प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करने के बाद भी अपने दिमाग से काम नहीं कर सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब भी उसके साथ जुड़ी रहेगी एडवाइस देने के लिए और वही करेंगे जो एडवाइस दी जाएगी। क्लियर है ना बात? अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं, आप एक चीज और समझ लीजिए, आप 42nd अमेंडमेंट 1976 और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ये दोनों प्रोविजन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आप समझिए कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है उससे पहले प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए बाउंड नहीं होता था, लेकिन उसके बाद आर्टिकल 74 के क्लास नंबर 2 में और क्लास नंबर 1 में, आर्टिकल 74 क्लास नंबर 1 में अमेंडमेंट किया गया और सेल शब्द का प्रयोग किया गया। मैं पढ़ देता हूं एक बार क्या लिखा है। 74 कहता है कि द प्रेसिडेंट हु शैल in the exercise of his function act in accordance with such advice, मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस मानने के लिए बाउंड कब किया गया, वो 1976 में। और इसी नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो बाउंड करता हो, लेकिन प्रोविजन है ना, आया बाद में 1940 और 76 में 42वें संविधान संशोधन से प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाउंड कर दिया। एक चीज और आई थी 1978 में, और 1978 में इसका एक प्रोविजो जोड़ दिया गया इसमें, और प्रोविजो जो जोड़ के कर दिया गया कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए पुनर्विचार के लिए उसे रिटर्न कर सकता है, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए जो रिटर्न किया गया है, फिर से वही बिल जब पेश किया जाएगा प्रेसिडेंट के सामने तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट देगा, उसको वो रिटर्न नहीं कर सकता, उसको इनकार नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या स्थिति थी और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या स्थिति हो गई, यानी उससे पहले वो बाउंड नहीं होता था, उसके बाद उसको बाउंड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कारण। हाँ, उसके बाद एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि आखिर कंक्लूजन में हम क्या कहें। बड़ा इतने सारे प्रोविजन पढ़े, पहले से तो कंफ्यूज नहीं थे, लेकिन इस प्रोविजन को पढ़ने से कंफ्यूजन हो गया। कंक्लूजन के लिए आपको एक मैं बता रहा हूं केस, और ये केस है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे इसको, वास्तव में प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो जजमेंट दिया था उसी को हम लोग मानते हैं कि देखिए ये प्रेसिडेंट जो है किसी के हाथ का खिलौना नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास सब पावर है कि जो कुछ भी वो करके डिक्टेटर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं।
हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में। तो इसलिए यहां शक्तियों का विभाजन है, जिसका जो काम है वही काम को करता है। अब प्रेसिडेंट की जो पावर है, जो काम है प्रेसिडेंट करता है, और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का जो काम है वो करता है। तो इसलिए हम कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के हाथ में। यही है निष्कर्ष। और आज हम लोगों का जो टॉपिक था उसको हम लोगों ने एक निर्धारित समय के भीतर खत्म कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। कल फिर से हम 12 बजे आएंगे और आपको एक नया टॉपिक फिर से बताएंगे। अब आप देख लीजिएगा कि कल का टॉपिक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, फिर धन्यवाद बहुत बहुत।